नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद में राहुल के बयान पर बौखलाई बीजेपी की। That you have sold India. Are you not ashamed of selling India? स्पीकर के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव की देखेंगे दिल्ली पुलिस ने क्यों पूर्व आर्मी चीफ की किताब छापने वाली कंपनी को दिया नोटिस। असम के सीएम हेमंता अब फंसे किस विवाद में, जानेंगे तमिलनाडु में सीट बंटवारे पर क्या है इंडिया का प्लान। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पप्पू यादव की जमानत पर फिर फंसा पेच, कोर्ट में बम की अफवाह के चलते दूसरी बार टली सुनवाई, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। मणिपुर सीएम युमनाम खेमचंद सिंह का बड़ा बयान, कहा एकजुट मणिपुर का है मेरा विचार, जाति या समुदाय के आधार पर बंटवारे को नकारा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब, कहा सोनम वांगचुक को रिहा करना मुमकिन नहीं, स्वास्थ्य के आधार पर संभव नहीं है रिहाई। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी सरकार को घेरा, कहा रेखा गुप्ता सरकार ने 1 साल में दिल्ली का किया सत्यानाश, जनता की जान की परवाह न करने का लगाया आरोप। मामूली उतार चढ़ाव के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, 40 अंकों की गिरावट के साथ 84,233 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 18 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 25,953 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा में बजट पर चर्चा हुई। इस चर्चा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर तीखे हमले किए। अब तक लोकसभा में राहुल को बोलने नहीं दिया जा रहा था और आज जब वो बोले तो बौखलाई सरकार राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ले आई। लेकिन राहुल ने साफ कर दिया कि वो नहीं झुकेंगे। बात बयान की है तो उसके सबूत रखेंगे। तो कैसे राहुल को घेरने के चलते खुद घिर गई मोदी सरकार, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद में उस दौरान तीखी बहस छिड़ गई जब बजट पर चर्चा के लिए लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी खड़े हुए। उन्होंने अपने भाषण में यह बता दिया कि बीजेपी नेताओं को उनके बोलने से डर क्यों लग रहा था, आखिर क्यों इतने दिनों से उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा था। राहुल ने भाषण की शुरुआत ही सरकार के अमेरिका के सामने सरेंडर से की। उन्होंने कहा कि पीएम की आंखों में डर दिखता है क्योंकि उन पर चोक होल्ड बना लिया गया है। इस दौरान राहुल ने एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र किया, लेकिन स्पीकर ने उन्हें बोलने से रोक दिया। राहुल उद्योगपति अनिल अंबानी का नाम लेना चाहते थे, लेकिन स्पीकर ने फिर रोक दिया, जिस पर कांग्रेस सांसद ने कहा, Speaker sir, Anil Ambani is not a member of the house. He's not. So I can speak about Anil Ambani. He's a defense. He's involved in defense, sir. लेकिन जब स्पीकर ने उन्हें फिर टोका तो राहुल ने अंबानी का नाम लिए बिना ही कहा कि एक व्यवसायी है जिनका नाम एप्स्टीन मामलों की फाइलों में आया है और वो व्यवसायी जेल में नहीं है, उनके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। संसद में भले ही राहुल को खुलकर बोलने ना दिया गया हो, लेकिन संसद के बाहर जरूर उन्होंने अपनी बात रखी। राहुल गांधी ने कहा, देखिए मेरे पास डेटा है, मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स हैं एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है। अंबानी का केस अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18। राहुल ने कहा कि अमेरिका में चल रहा मामला भारत के प्रधानमंत्री को लक्षित करता है, न कि अडानी को। यह मामला बीजेपी के वित्तीय नेटवर्क को निशाना बना रहा है। ये देश बेचा जा चुका है, इसका डेटा बिक चुका है, इसके किसान बेच दिए गए हैं, हमारी सेना और हमारी ऊर्जा सुरक्षा भी बेच दी गई है। राहुल ने पीएम मोदी से पूछा कि क्या भारत मां को बेचकर वो शर्मिंदा नहीं है। उन्होंने अमेरिकी टैरिफ और ट्रेड का भी मुद्दा उठाया। राहुल के बयान पर सरकार की तरफ से भी पलटवार की कोशिश हुई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आपने जो भी कहा है उसे साबित करिए, नहीं तो आपकी बात सदन के रिकॉर्ड पर नहीं जानी चाहिए। आपके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाया जाएगा। लेकिन राहुल ने भी जवाब देते हुए कह दिया कि जो भी बोला है उसको पुष्ट करूंगा, उसके सबूत दूंगा। राहुल के दावे से मोदी सरकार कटघरे में खड़ी दिख रही है। अब केंद्रीय मंत्री का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम सदन को गुमराह करने और बेबुनियाद बयान देने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस फाइल करने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि राहुल जब अपने बयान पर सबूत देने को तैयार है, फिर सरकार इतनी बेचैन क्यों दिख रही है। राहुल ने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा रखी है। वहीं सबसे ज्यादा बेचैन इस वक्त लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दिख रहे हैं। उनके खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ले आया है, जिसके चलते बिरला अब अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं दिख रहे। खबर यहां तक आ रही है कि वो इस्तीफा भी दे सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा में सियासी पारा इस वक्त चरम पर है। विपक्षी दलों ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने उन्हें पद से हटाने के लिए लोकसभा महासचिव को अविश्वास प्रस्ताव नोटिस सौंप दिया है। वहीं इसे लेकर यह भी साफ हो गया है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा किस दिन होगी।
इस नोटिस में विपक्ष ने बिरला पर गंभीर आरोप लगाते हुए सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने की बात कही है। उन्होंने स्पीकर पर सत्ता पक्ष का साथ देने का आरोप लगाया है। इस नोटिस में अहम तौर पर 3 बातें कही गई हैं। पहला, पक्षपात पूर्ण रवैया, यानी सदन को एक तरफा तरीके से चलाना। दूसरा, झूठे इल्जाम, कांग्रेस के महिला सांसदों पर बेबुनियाद आरोप मढ़ना। और तीसरा, पद का दुरुपयोग करना, संवैधानिक कुर्सी का इस्तेमाल विपक्ष की आवाज दबाने के लिए करना, विपक्ष के नेता को बोलने से रोकना। जानकारी के मुताबिक इस प्रस्ताव पर 9 मार्च को चर्चा हो सकती है। हालांकि सचिवालय ने अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस में कुछ छोटी और तकनीकी गलतियों की तरफ भी इशारा किया, लेकिन ये गलतियां मामूली थी जिसे तुरंत ही सुधार लिया गया। वहीं ओम बिरला ने साफ कर दिया है कि जब तक इस प्रस्ताव पर फैसला नहीं होता वो स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस नोटिस पर कांग्रेस, सपा और डीएमके समेत करीब 120 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस ने इस पर दस्तखत नहीं किए हैं। संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत स्पीकर को साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है, जबकि अनुच्छेद 96 उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका देता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब सबकी नजरें 9 मार्च को होने वाली चर्चा पर टिकी हुई हैं। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 9 मार्च को लोकसभा में चर्चा हो सकती है। तब तक बिरला स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। इस पूरे विवाद की शुरुआत राहुल गांधी के बयान से हुई। राहुल ने पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे की किताब का जिक्र करते हुए लोकसभा में बात रखी थी, जिसके बाद विवाद छिड़ा और अब दिल्ली पुलिस ने किताब छापने वाली कंपनी को ही नोटिस जारी कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। पूर्व आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पर जारी विवाद के बीच दिल्ली पुलिस ने पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया को नोटिस भेज दिया है। ये नोटिस उस समय जारी किया गया जब सोशल मीडिया और कुछ वेबसाइट्स पर इस किताब की कथित प्री प्रिंट कॉपी के प्रसार की खबरें सामने आई। पुलिस ने पुष्टि की कि एक PDF कॉपी जो कथित तौर पर पेंगुइन ने तैयार की थी वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मिली है। दिल्ली पुलिस ने दर्ज केस में यह भी कहा है कि यह मामला एक अप्रूवल रहित प्रकाशन के लीक का है। जांच अभी स्पेशल सेल में जारी है और ये पता लगाया जा रहा है कि ये PDF कॉपी कैसे और कहां से लीक हुई। शुरुआती जांच में ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर किताब के कवर को उपलब्ध यानी अवेलेबल दिखाए जाने के सबूत भी मिले हैं। पेंगुइन इंडिया और खुद जनरल MM नरवणे ने भी पुष्टि की है कि किताब अभी अप्रकाशित है और प्रकाशन के लिए रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लंबित है। तो वहीं पुलिस के नोटिस के बाद पेंगुइन इंडिया ने साफ किया है कि किताब अब तक प्रकाशित नहीं हुई है और कोई भी प्रिंट या डिजिटल कॉपी ना तो जारी की गई है और न ही बिक्री के लिए उपलब्ध करवाई गई है। प्रकाशक ने यह भी कहा कि किसी भी प्रारूप में उपलब्ध कॉपी कॉपीराइट का उल्लंघन है और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसा आप जानते हैं कि ये विवाद तब बढ़ा जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट सत्र के दौरान इस किताब के अंश पढ़ने चाहे। सरकार के मंत्री इसके विरोध में खड़े हो गए और स्पीकर ने प्रकाशित न होने के कारण किताब से उद्धरण पढ़ने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद सदन में हंगामा हुआ और कई बार कार्यवाही बाधित हुई। इसके अलावा बता दें कि किताब के मुताबिक 31 अगस्त 2020 की रात जब चीन की सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी भारतीय सीमा की तरफ बढ़ रही थी, तब जनरल MM नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से संपर्क किया था। नरवणे ने पूछा कि उन्हें क्या आदेश दिए जाते हैं। बताया गया कि तब राजनाथ सिंह ने PM मोदी से निर्देश लेने की कोशिश की तो जवाब मिला, जो ठीक लगे वही करिए। जनरल नरवणे के मुताबिक ये हैरान करने वाला था। इसी को लेकर अब ये मामला गर्माता जा रहा है। किताब छपी नहीं तो मार्केट में कैसे आ गई? राहुल के हाथ में जो किताब दिख रही है वो कहां छपी है? पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया मुश्किल में है तो मुश्किलें असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा की भी बढ़ गई हैं। उनकी एक तस्वीर सामने आई है और कांग्रेस ने इसे लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं कि वोट के लिए और क्या क्या करेंगे हिमंता। देखिए ये रिपोर्ट। असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा मुस्लिम समुदाय को लेकर हमेशा भड़काऊ बयान देते नजर आते हैं और अब अपने बयानों को लेकर वो बुरी तरह से फंस गए हैं। पूरा विपक्ष एकजुट होकर उन पर हमलावर हो गया है। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि CM हिमंता ढाका में चिश्तिया सैदिया दरबार शरीफ के प्रमुख दीवान मोहम्मद सैदुर रहमान चिश्ती सैदाबादी के भक्त थे। पवन खेड़ा ने X पर पोस्ट किया कि CM हिमंता ने 2015 में दीवान चिश्ती से मुलाकात की थी। बीजेपी नेता ने तब मौलवी के साथ अपनी पर्सनल और पॉलिटिकल परेशानियां शेयर की और दुआ मांगी थी। पाकिस्तान समर्थक दीवान चिश्ती के बांग्लादेश में जमाते इस्लामी से संबंध थे। साथ ही वो पाकिस्तान का समर्थक और शरिया कानून स्थापित करने के लिए वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध बताया था। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि जब हिमंता को सलाह की जरूरत थी तो उन्होंने हिंदू साधु या ज्योतिषी के बजाय एक मुस्लिम पीर के पास जाना चुना। वो बांग्लादेश या बांग्लादेशी मुसलमानों से उतनी नफरत नहीं करते जितना वो दावा करते हैं। एक अलग ट्वीट कर खेड़ा ने सवाल उठाते हुए कहा, क्या हिमंता बांग्लादेश में दीवान मोहम्मद सैदुर रहमान चिश्ती से मिले थे? अगर हाँ, तो उन्होंने इस दौरे के बारे में पहले से क्यों नहीं बताया?
शर्मा ने कभी ये साफ क्यों नहीं किया कि इस बातचीत ने उनके राजनीतिक फैसलों और सत्ता में आने में भूमिका निभाई? क्या ये मुमकिन है कि उन्होंने बांग्लादेशी और पाकिस्तानी एजेंसियों के हाथों में खेला हो? ऐसे में क्या भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा नहीं है? जैसे आप जानते हैं कि एक तरफ मुसलमानों के लिए नफरत वाले बयानों ने सीएम हेमंता की टेंशन बढ़ाई हुई है, तो दूसरी तरफ असम बीजेपी के एक्स हैंडल पर एक विवादित वीडियो का मुद्दा भी गरमाया हुआ है, जिस कारण सीएम हेमंता के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। इस बीच पवन खेड़ा के इस नए खुलासे ने सीएम हेमंता को नई मुसीबत में डाल दिया है। अब देखना ये होगा कि अपनी सफाई में सीएम क्या कहते हुए नजर आते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार विवादों में फंसते दिख रहे हैं। वहीं विवाद उत्तर प्रदेश के बजट को लेकर भी शुरू हो गया है। योगी सरकार का ये आखिरी बजट माना जा रहा है, क्योंकि अगले साल की शुरुआत में ही यूपी में चुनाव होने हैं। ऐसे में क्या है यूपी के बजट में खास, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने अपना लगातार 10वां बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 2026-27 के लिए 9,12,696 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। सरकार का कहना है कि राज्य के इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वहीं 27 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है, इसलिए इसमें कई मुद्दों पर सरकार का फोकस रहा। योगी सरकार के इस बजट में ब्याज मुक्त लोन की व्यवस्था, रूल ऑफ लॉ रियल ग्रोथ की गारंटी, अन्न भंडारण योजना के तहत सब्सिडी, एक्सप्रेस वे को लेकर बजट में बड़े ऐलान किए गए हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए श्रमजीवी छात्रावास और शिक्षा पर बजट का 12.4% हिस्सा खर्च होगा। वहीं बजट को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट में 43,565 करोड़ से ज्यादा की धनराशि सिर्फ नई योजनाओं के लिए प्रस्तावित की गई है। पिछले 9 वर्ष में ये हमारी सरकार का 10वां बजट है और पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है यूपी जैसे राज्य में। एक तरफ जहां सरकार इस बजट की जमकर तारीफ कर रही है, तो वहीं विपक्ष ने इसमें कई खामियां गिनवाई हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार के इस बजट को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ये सरकार की विदाई वाला बजट है। बजट का आकार तो बढ़ रहा है, लेकिन खर्च नहीं हो पा रहा। बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई रोड मैप नहीं है। यूएस ट्रेड डील की वजह से किसानों पर बड़ी आफत आने वाली है। अखिलेश ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा, जो अपना प्रचार करने में 10,000 करोड़ खर्च कर सकते हैं केवल एक विभाग का, उससे उत्तर प्रदेश के कितने नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अमेरिका के डील के बाद, फ्री ट्रेड एग्रीमेंटों के बाद हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी चोट, और सबसे पहले चोट अगर किसी को लगने जा रही है तो हमारे गरीब और किसानों को लगने जा रही है। सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, बल्कि बजट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के इस बजट में लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। ये पूरी तरीके से निरर्थक है और जनता को केवल भ्रमित करने वाला बजट है। इसके पहले भी इन्होंने बजट जो प्रस्तुत किया है योगी जी ने, उस पर आप देख सकते हैं कि 9 महीने से किसी भी डिपार्टमेंट में पैसे ही नहीं गए। पूरी तरीके से वो बंद पड़ा हुआ है। मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि तत्काल इस पर श्वेत पत्र जारी करें और बताएं कि किस मंथ में कितने पैसे आपने लॉट किए थे, कितने खर्च हुए और किस डिपार्टमेंट को कितने पैसे बचे हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता के सामने तत्काल श्वेत पत्र जारी करे सरकार, ये मेरी मांग है। यानी भले ही योगी सरकार इस बजट को इतिहास का सबसे बड़ा बजट करार दे रही हो, लेकिन विपक्ष के मुताबिक कई अहम मुद्दों पर सरकार का फोकस ही नहीं है, जिससे आम जनता और किसानों को नुकसान हो सकता है। यूपी में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होंगे, लेकिन तमिलनाडु में चुनावों का ऐलान 1 महीने के अंदर हो जाएगा। यहां डीएमके के सामने सत्ता बचाने की चुनौती है, इसलिए पार्टी ने अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत तेज करने का फैसला किया है। तो क्या है डीएमके का पूरा प्लान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तमिलनाडु में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं, जिसे लेकर राजनीतिक तौर पर हलचल भी शुरू हो चुकी है। इस बीच अब डीएमके ने बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर पार्टी ने कहा कि अंतरिम बजट 17 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा और सत्र 22 फरवरी को खत्म होगा। सत्र खत्म होने के बाद सीटों के बंटवारे पर बातचीत शुरू होगी और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन जल्दी ही इस संबंध में पैनल बनाएंगे। पार्टी ने आगे कहा कि घोषणा पत्र तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है और ये समिति राज्य में घूम घूम कर समाज के अलग अलग वर्गों से राय और सुझाव ले रही है। पार्टी कार्यकर्ता चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं और जमीनी स्तर पर काम में लगे हुए हैं। बता दें कि 10 फरवरी को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने यह साफ कर दिया था कि समय कम होता जा रहा है और तुरंत ही फैसले की जरूरत है। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सेल्वपेरुम थगई ने कहा था कि चुनाव प्रक्रिया बदल गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चिंतित है कि अंतिम समय में उम्मीदवारों का चयन करना और फिर जनता के पास जाना कारगर नहीं होगा।
चुनाव तेजी से नजदीक आ रहे हैं और हमें पर्याप्त समय चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र और बिहार चुनाव के वक्त इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग में देरी के कारण पार्टियों को काफी नुकसान हुआ था और ऐसे में अब माना जा रहा है कि तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन ये गलती दोहराना नहीं चाहता। इसलिए सीटों के बंटवारे की चर्चा अभी से ही तेज हो गई है और जल्दी ही इस पर सहमति बनती नजर आ सकती है। डीएमके ने साफ कर दिया है कि सीट बंटवारे पर चर्चा जल्दी शुरू होगी। वहीं मोदी सरकार के लिए तो राष्ट्रगीत ही सबसे बड़ी चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। पिछले सत्र में राष्ट्रगीत को लेकर संसद में बहस हुई और अब इसे लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। तो क्या है सरकार का यह फैसला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। देश की राष्ट्रीय भावना से जुड़ा वंदे मातरम अब सिर्फ एक औपचारिक गीत नहीं रहेगा, बल्कि हर सरकारी कार्यक्रम का जरूरी हिस्सा होगा। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट निर्देश जारी किए कि अब सरकारी कार्यक्रमों, सरकारी स्कूलों के आयोजनों और अन्य औपचारिक मौकों पर वंदे मातरम का पूरा संस्करण बजाया जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि अब तक आमतौर पर इसके पहले 2 छंद गाए जाते थे, लेकिन नई गाइडलाइन के मुताबिक अब 6 पैराग्राफ वाला 3 मिनट 10 सेकंड का पूरा संस्करण ही बजाया जाएगा। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अब सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम जरूरी होगा। 6 छंद का पूरा 3 मिनट 10 सेकंड का संस्करण बजेगा। गीत के दौरान सभी का खड़ा रहना जरूरी होगा। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों साथ हों तो पहले वंदे मातरम को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका मकसद राष्ट्रीय सम्मान और एकरूपता का संदेश देना बताया गया है। पिछले साल जब वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए तब संसद के शीतकालीन सत्र में इस पर विशेष चर्चा हुई। बहस इतनी तेज रही कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सरकार बैकफुट पर दिखाई दी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इससे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, खासकर चुनावी माहौल को ध्यान में रखते हुए। और अब यही सवाल फिर से उठने शुरू हो गए हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं और वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है, जो कि एक बंगाली साहित्यकार हैं। अब विपक्ष का कहना है कि बीजेपी ने चुनावी माहौल को देखते हुए ये फैसला लिया। आपको याद होगा, हाल ही में केरल के अधिकांश व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था और इसी साल केरल में भी चुनाव होने हैं। इन तमाम पहलुओं को देखते हुए विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार हमेशा चुनावी मोड में रहती है और अब बीजेपी की पोल पूरी तरह से खुल चुकी है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। अभी तक आपने नॉन बायोलॉजिकल इंसान के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने नॉन बायोलॉजिकल किताब के बारे में सुना है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी किताब के बारे में जिसकी चर्चा आजकल पूरे समाज में संसद से लेकर के सड़क तक फैली हुई है। वही किताब जिसे राहुल गांधी ने संसद में जिक्र किया, जिसका और बताया उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन एक हफ्ते बाद में उसके लेखक ने, तथाकथित लेखक ने, जो नरवणे जी हैं, पूर्व थल सेना अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि भाई ये किताब तो मैंने छापी ही नहीं है, ये तो अभी आई नहीं है, ना डिजिटल में है ना प्रिंट में है। अगर ये सब कहीं पर भी नहीं है तो राहुल गांधी के पास में आखिर ये किताब आ कैसे गई है, ये तो ऊपर वाला ही जाने, या फिर ईडी और सीबीआई भी तो जान सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।